आप चाहेंगे कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आपको सराखों पे बिठाएं और टॉप पे समझें और आपको माने कि यही है ग्रेट मैन। सब चाहते हो? उस पे जाने के लिए आपको जो बाज अपनी रणनीति अपनाता है वो रणनीति अपनानी पड़ेगी। क्या है उसकी रणनीति? बाज अकेला उड़ता है, अगर किसी के पास साथ उड़ता है तो दूसरे बाज के साथ ही उड़ता है, किसी दूसरे पक्षी को साथ नहीं लेता और बहुत ऊंचा उड़ता है। उसका एम बहुत हाई होता है। बाज यहाँ से 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यानी कि 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। कोई भी पक्षी इतनी ऊंची उड़ान नहीं भरता। लाइफ लेसन इससे यह है आपके लिए कि जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखो, ऊंचा रखो। लो एम इज क्राइम। स्वामी विवेकानंद ने कहा है अगर आपका लक्ष्य छोटा है, निम्न है, तो आप अपने साथ में अपराध कर रहे हैं। आप छोटे लक्ष्य के लिए नहीं बने। ईगल की दूसरी क्या रणनीति होती है कि वो इतना महान है, अपने बर्ड किंगडम में राजा है किंगडम का। बाज की दूसरी रणनीति ये है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में, चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उनमें भी अपने आप को सकारात्मक रखता है। अगर कोई तूफान आता है, अगर भारी वर्षा आती है, तो उस परिस्थिति में ईगल उस तूफान को अपने पक्ष में कर लेता है और उस तूफान के ऊपर उड़ता है और अपने पंखों को फैला लेता है और उस तूफान के साथ में ऊपर उड़ता है। और तूफान और जो वर्षा है, उनके जो बादल है, उनसे भी ऊपर चला जाता है। बाकी सारे पक्षी जब तूफान और बरसात आती है तो अपने घोंसले में जाते हैं, शरण ढूंढते हैं। ईगल एक अकेला पक्षी है जो उस तूफान का सामना करता है और उससे भी ऊपर जाकर के अपने आप को बचाता है। प्रूव करता है कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कैसा ही संकट हो, मैं उससे ऊपर हूं, मैं मैनेज कर सकता हूं उसको। आप में भी ऐसा होना चाहिए। कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, कितनी विषम परिस्थितियां आए, घर में आए, चाहे बाहर के परिवेश में आए, चाहे विद्यालय में आए, निजी जीवन में आए, चाहे आपके व्यावसायिक जीवन में आए, उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। और वो हिम्मत आती है सिर्फ आपके एटीट्यूड से। आप अपना दृष्टिकोण ऐसा रखें कि यस, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में मैं अपने आप को सामंजस्य बिठा करके उस पर सफलता प्राप्त कर सकता हूं और उससे बाहर निकल सकता हूं। ऋग्वेद में भी यही कहा है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, पूरी दुनिया समस्याओं से भरी पड़ी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुनिया दुखालय है, दुखों से भरपूर है, भरी पड़ी है। लेकिन समझदार और सफल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति वही है जो इन सब प्रतिकूलताओं के बावजूद भी अपने आप को, अपने दिमाग और अपने एटीट्यूड से आगे ले जाए, इनसे पार पा जाए। ये दृष्टिकोण है बाज का। दूसरी रणनीति है बाज की कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को अपनी समझदारी से बाहर निकाल लेता है, ऊपर चला जाता है। बाज की तीसरी रणनीति जो आपको ये शिक्षा देगी कि भाई आप कैसे जीवन में सफल हो सकते हो। बाज कभी भी मरा हुआ जानवर कभी नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। जीवित पशु पक्षियों को मार के खाता है। वो इस चीज पे कभी समझौता नहीं करता कि मैं सड़ा हुआ, पहले से मरा हुआ कोई शिकार खाऊं। आप बाज को देखेंगे जब वो शिकार करता है तो उसकी दृष्टि उस शिकार के अलावा कहीं नहीं होती। और जीवित मछलियों को समुद्र से जब वो शिकार करता है तो ऐसा झपट्टा मारता है कि उसका जो प्लान है वो कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता है। और जीवित जितने भी जानवर पृथ्वी पे उसको दिखाई देते हैं, उन्हीं का शिकार करके खाता है। आपको भी अपने जीवन में अपने खुद का निर्माण करना है, अपना शिकार खुद को करना है। आप ये कभी नहीं सोचे कि आपका काम कोई दूसरा कर देगा। आप ये कभी ना सोचे कि आपकी जगह कोई दूसरा पढ़ लेगा और आप क्लास में टॉप कर जाएंगे, कभी नहीं होगा। आपको अपना व्यवसाय खुद को चुनना है, अपने जीवन का लक्ष्य खुद को निर्धारित करना है। आप ये सोचे कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके लिए कर जाए, कभी नहीं हो सकता, असंभव है। ये
प्राकृतिक नियम का सिद्धांत है कि आपको अपनी नियति खुद को निर्मित करनी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है, व्यक्ति अपनी नियति का, अपने भाग्य का खुद निर्माता है। चौथी रणनीति, बाज हमेशा उसका विजन बहुत हाई होता है, एक्सीलेंट विजन होता है और कंसंट्रेशन 100% होता है। अभी मैंने आपको बताया, बाज जब शिकार करता तो पहले प्लानिंग करता है, और प्लानिंग भी ऐसे नहीं कि 1 2 4 5 मिनट की होती है, घंटों की प्लानिंग करता है। बाज जमीन से 5 किलोमीटर ऊंचाई से भी या 5 किलोमीटर दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है, ऐसा विजन होता है उसका। उसका गोल अगर उसको देखना है कि उस फिश को मुझे, वो फिश मेरी प्रे है यानी शिकार है, तो 5 किलोमीटर से अचूक रणनीति बनाता है कि कैसे उसको पकड़ेगा और कैसे लेके वापस उड़ेगा। ये रणनीति वो बिल्कुल अपना ध्यान 100% केंद्रित करके अपने समय, अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता है, फिर अपने ध्यान को पूरा फोकस करके उसका शिकार करता है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए अपने जीवन में। अगर आप क्लास में फर्स्ट डिवीजन और टॉपर बनना चाहते हैं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले अपना प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इसको कैसे प्राप्त करना। आपने तय कर लिया साहब मुझे आरएस बनना है, मुझे तो एसडीएम लगना है, तो उसके लिए आरएस बनना पड़ेगा। आरएस बनने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे बाज करता है, उसकी प्लानिंग कभी भी निष्फल नहीं जाती, सदैव सफल होता है बाज, कभी भी अपना शिकार करने में चूकता नहीं है। ये उसकी रणनीति होती है, अचूक। तो आपको भी ऐसी ही रणनीति बनानी है, और रणनीति बना करके अपनी पूरी एनर्जी, जैसे जब शेर शिकार करता है, चाहे वो हाथी का शिकार करे चाहे चूहे का शिकार करे, वो उसी कंसंट्रेशन, उसी पावर के साथ अटैक करता है जैसा हाथी के ऊपर करता है। आप में भी ये गुण होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब भी आप कोई काम करो तो उसके लिए अपना पूरा दे दो, पूरी एनर्जी लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो, पूरा नॉलेज लगा दो, तब जाकर के आप उस क्षेत्र में जिसमें आप जाना चाहते हो टॉप पे पहुंचोगे। ये 4th प्रिंसिपल है बाज का, ईगल का, वो ऐसा करता है। 5th जो प्रिंसिपल है बाज का, वो है कमिटमेंट का। जब नर और मादा बाज साथ होते हैं तो साथ होने से पहले एक दूसरे का टेस्ट करते हैं कि ये मेरे काबिल भी है या नहीं है। उसके लिए एक वो टेस्ट होता है, बाकायदा टेस्ट होता है। मादा ईगल ऊंची उड़ान भरती है आसमान में एक तिनका लेकर, और सबसे ऊंचाई 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाकर के उस तिनके को छोड़ती है, और नर बाज उस तिनके के पीछे दौड़ता है, यानी कि उड़ता है, वापस नीचे आता है, उस तिनके को पकड़ता है और वापस ले जाकर के मादा को पकड़ाता है। ये एक्सरसाइज पूरे दिन चलती है। इस तरह का टेस्ट होता है उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट देखने का कि कितने समर्पित है हमारे प्रति, यानी एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित है, समर्पण की भावना कितनी है, उसको टेस्ट करने के लिए पूरे दिन चलता है। और जब इसमें वो खरा उतरता है तब जाकर के दोस्ती होती है। आपको भी ऐसा करना है। किसी के भी साथ दोस्ती करनी है तो 100 बार परखना है, और परखने पे अगर 100% खरा सोना है तो दोस्ती करो, फिर दोस्ती को कभी टूटने मत देना। ये 5वां प्रिंसिपल है बाज का। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते, और आपको कभी दोस्त धोखा भी नहीं देगा। अगर आप पहले टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये व्यक्ति हर परीक्षा में खरा उतरेगा, तभी आप उससे दोस्ती करें, और उसके बाद में पीछे मुड़ के ना देखें, फिर पूरा दें अपनी दोस्ती में। इसी तरह ईगल की छठी खासियत यह है कि वो परिस्थितियां, जैसी परिस्थितियां होती है वैसे ढाल लेता है अपने आप। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई संकट नहीं है तो आराम से उड़ेगा, अगर कोई तूफान आता है, भारी वर्षा आती है, तो उसको भी अपने अनुकूल बना लेगा। उसे डरेगा नहीं, उसे घबराएगा नहीं, घोंसला नहीं ढूंढेगा, उसको अपने अनुकूल बना लेगा। यानी उस
तूफान को अपने आप को ऊंचा उठाने में काम में लेता है, न कि उससे घबराता है। आपको भी ऐसा ही करना है। अपने आप को कैसी भी परिस्थिति हो, आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोचते हैं घर पे साहब क्या करें, पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है, साहब घर में लाइट नहीं है, लाइट चली जाती है रात को। परिस्थितियां है ना, ये तो प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं उनको। साहब स्कूल में आने जाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है। सोचते हो कई बार कुछ भी नहीं है, ये विषमताएं कुछ भी नहीं है। इन सारी विषमताओं में अपने दिमाग को सदैव सकारात्मक रखने का जो एटीट्यूड है, वही आपको सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकता है। अगर आप इन समस्याओं का रोना रोते रहेंगे कि साहब मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, अगर ऐसा होता तो अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाता। वो व्यक्ति जब बचपन में स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट जब था तो अखबार बेचने का काम करता था, वो न्यूज़पेपर वेंडर था। सुबह सुबह जल्दी उठता था घर की आमदनी बढ़ाने के लिए, और लोगों के घर पे अखबार देके आता था साइकिल पर। छोटा बच्चा था, आपके तो स्कूल में था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वो ये सोच लेता, अरे साहब हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, मुझे तो सुबह सुबह जल्दी उठ के अखबार बेचने पड़ते हैं। अगर वो ऐसा सोच करके घर पे बैठ जाता तो कभी भी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं बनता। एक बार जब वो 18 से 20 साल के आसपास का था तो 2 टेस्ट देने गया था, दो इंटरव्यू देने गया था। एक तो था डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंटरव्यू था, दूसरा इंटरव्यू था एयरफोर्स में फाइटर प्लेन को उड़ाने का पायलट बनने का इंटरव्यू। दिल्ली में पहले था, देहरादून में बाद में था। पहले दिल्ली में इंटरव्यू दिया, अच्छा हुआ, उसको लगा बहुत अच्छा हुआ, आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद में वो देहरादून गया। देहरादून फाइटर प्लेन के 8 पोस्ट थे टोटल, फाइटर प्लेन के पायलट के 8 पोस्ट थे। 8 लोगों का चयन हो चुका, 9th नंबर उसका इंटरव्यू में था। वो बड़ा निराश हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसकी बहुत बड़ी तमन्नी इच्छा, मन की इच्छा थी कि मैं फाइटर प्लेन का पायलट बनूं। तो उसने बड़ा निराश हुआ, वहां से देहरादून से लौट करके वाराणसी आ गया, ऋषिकेश आ गया। और ऋषिकेश आकर के गंगा नदी के तट पर एक छोटी सी झील थी, उसके ऊपर एक चट्टान रखी थी, उसके ऊपर आके खड़ा हो गया, तो जीवन बेकार है। अगर मैं फाइटर प्लेन का अगर पायलट नहीं बन सकता तो ये जीवन बेकार है। मैं तो वो बनना चाहता, बन नहीं पाया, मेरा सपना ही चकनाचूर हो गया, अब जीने का क्या फायदा। सोचने लगा कि यहाँ से कूद करके गंगा नदी में और अपनी इह लीला समाप्त कर ले। इस वक्त जब वो ये सोच रहा था, उस वक्त ऋषिकेश में एक स्वामी शिवानंद जी थे, जो काफी प्रसिद्ध संत हुए हैं भारत के, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जब उसको देखा अब्दुल कलाम को, तो पूछा बेटे तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि साहब ऐसे ऐसे मैं आया था, मेरे साथ तो ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो आप ये कदम कभी मत उठाओ, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कोई और अच्छी मंजिल तय कर रखी हो और वो आपको पता नहीं हो, इसलिए तुम उस मंजिल के रास्ते पे आगे बढ़ो जो आपके लिए तय है। और अब्दुल कलाम जी ने अपना जो लाइफ गुरु माना है वो स्वामी शिवानंद जी को माना है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, विंग्स ऑफ फायर, उसमें इस कहानी के बारे में उन्होंने लिखा है और कहा कि मैंने मेरे जीवन का गुरु माना, उन्होंने मैंने जीवन में वो शिक्षा दी, अगर वो उस दिन ना मिलते तो शायद मेरा जीवन मैंने समाप्त कर लिया होता। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, आपको भी कोई ना कोई मेंटर मिलता है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिलता है, पथ प्रदर्शक मिलता है। आवश्यकता है उसको पहचानने की और अपने जीवन में उतारने की। और वही अब्दुल कलाम जी आगे चल के इसरो के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और फिर भारत के बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट बने, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो भी ये रोने लग जाता, जैसे अपने में से कई लोग करते हैं, घर पे जाते हैं, अरे साहब घर पे सारे दिन घर वाले काम करवाते, पढ़ने का टाइम ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट नहीं है जो 24 घंटे पढ़ता ही और घर का काम नहीं करता। वो सब पढ़ते हैं, सब काम भी करते हैं,
सबको करना होता है, हम भी करते थे। हमारे पास परिस्थितियां और भी प्रतिकूल थी। आपको तो बहुत सुविधाएं हैं, आपको कम से कम कपड़े तो पहनने को ढंग के मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है। हमारे टाइम में तो ड्रेस भी नहीं मिलती थी। लेकिन जब भी हमारे पास, मैं मेरी बात बताऊं, जब भी मुझे प्रतिकूल परिस्थिति दिखती, प्रतिकूलताओं के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। मतलब विषमताएं, परेशानियों के अलावा स्टूडेंट लाइफ में कुछ देखा ही नहीं था कभी भी। लेकिन प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में दिमाग में एक ही चीज आती थी, पढ़ा पढ़ना, ऐसा नहीं रहना, इस गरीबी से बाहर निकलना है, इस मानसिकता से बाहर निकलना है कि अपन गरीब है। हर व्यक्ति बता रहे साहब क्या है तुम्हारे पास, तुम तो गरीब हो, क्या है तुम्हारे पास, फक्कड़ हो, सब लोग कहते थे। लेकिन मुझे वो चीजें निराश नहीं करती थी, मुझे मजबूत बना रही थी वो चीजें। और उन चीजों को मैंने एक सबक के रूप में लिया और निर्माण करने के लिए लिया आपने। अगर मैं भी ये सोचता था, अरे साहब लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, हमारे घर वालों के बारे में ये सोचते हैं, गरीब मानते हैं, कहते हैं साहब तुम्हारा तो क्या है, एक छान है, एक छान में खाना बनाते हो, दूसरे में सोते हो। 8 सदस्यों का परिवार था हमारा। सोचो, एक घर था जिसमें सोते भी थे, खाना भी बनाते थे, और एक छान थी जिसमें हम सोते थे। कैसे सोते थे तुम अंदाजा लगा सकते? आप लोगों के पास तो ऐसी किसी के पास परिस्थिति नहीं है, नहीं है ना? है कोई हाथ खड़ा करके बताए? शर्माने की बात नहीं है, जब मैं स्वीकार कर रहा हूं तो एक बच्चा, तू मेरे से भी मिलना बाद में, जब मैं बोल लूं उसके बाद में मिलना। और भी कोई है क्या? नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। हम इन परिस्थितियों में जिए हैं। अब सोचो, जिनके पास ये रहने के लिए जगह हो, पहनने को पर्याप्त कपड़े नहीं हो, 10वीं क्लास तक नंगे पांव स्कूल जाते हो, पैदल जाते हो, सर्दी गर्मी वर्षा कुछ भी हो, नंगे पांव ही जाना है। कांटा चुभ गया तो चुभ गया, तो आपको ही निकालना, कोई निकालने वाला भी नहीं मिलेगा। आज तो छोटी सी बात होता है, सारे घर को सिर पे उठा लेते हैं, उठा लेते हैं ना। छोटा सा कट लग जाए पैर में, हाथ में, शरीर में कहीं भी, तो सारे घर वाले दौड़ के आ जाते हैं, अरे साहब पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है। जब वास्तविक जीवन में अपन आते हैं ना, तब बहुत भयंकर चीजें मिलती हैं अपने को देखने को, सुनने को और एक्सपीरियंस करने को। तो आपको करना यह है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखें। ये छठी जो स्ट्रेटेजी है गीगल की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल आएंगी, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है। ऐसा इस धरती में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती हो। समस्याओं का प्रकार अलग हो, मेरी जीवन में भी समस्या है, आपके में भी है, सारी दुनिया की समस्याएं हैं। लेकिन सफल और कामयाब वो लोग होते हैं उन समस्याओं को समझ करके उन पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, समझते हैं और उनका समाधान निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं। और सिर्फ उनका रोना रोते हैं। अगर वो रोना ही रोते हैं तो जीवन में रोना ही रोते रह जाएंगे। वो एट द एंड ऑफ द डे जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। वो यहाँ धरती पे कोई अपने फुटप्रिंट छोड़ के नहीं जाने वाले। इस धरती पे लोग उसी को याद करते हैं जो कुछ आकर के ऐसा काम कर जाए जिससे लोगों के जीवन में मूल्यवर्धन हो, लोगों का जीवन उन्नत बने, समृद्ध बने, दूसरे के जीवन में कुछ ऐड करते हो, न कि उसके दूसरे के जीवन में से कुछ कम करते हो। तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आए, किताब आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। वैसे तो आजकल फ्री कर रखी है सरकार ने, आई एम श्योर 100% श्योर कि आपको किताबों की दिक्कत नहीं होगी। हमारे को तो जब 6 महीने निकल जाते थे, 7 महीने निकल जाते थे, तब कोई किताब आके मिलती थी, बाजार में भी नहीं होती थी। उस टाइम पे मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे संसाधन थे वैसे ही टीचर्स थे। अधिकांश टीचर्स भी ऐसे थे जो उतने इंटेलिजेंट नहीं होते थे, उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। कोई 5वीं क्लास पास होता था, कोई 8वीं क्लास पास होता था। ये ज्ञान का स्तर था हमारे टीचर्स का। आज सबके सब टीचर्स आपके ग्रेजुएट्स हैं। कितना अंतर आ गया। तो आप अपनी परिस्थितियों की अगर उन चीजों की लिस्ट बनाएंगे जो आपके पास बहुत अच्छी चीजें हैं, तो आप बहुत खुशहाल होंगे, आप खुश नसीब होंगे कि आपके पास इतनी चीजें हैं। तो आपको सिर्फ उन चीजों को देखना आपके पास क्या है और उनको अपने काम में लेके, अपने जीवन में लेकर के
उस लक्ष्य को प्राप्त करना जिसके लिए आप इस धरती पे आए। प्रिंसिपल है ईगल का, बाज का। सातवीं रणनीति क्या है? ईगल की उम्र होती है 70 से 75 साल के आसपास, लेकिन जब वो 40 साल का होता है, आपके लिए बहुत काम की चीज है। अगर इसको ध्यान से सुन करके समझ गए तो आज ऐसी चीज ले जाओगे जो आपको जीवन में सदैव याद रहेगी और आप उसको याद कर करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहोगे। 40 साल की उम्र तक ईगल की चोंच होती है ना, वो बहुत ज्यादा मुड़ जाती है, तो वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाता। 40 साल की उम्र होते होते ईगल के जो पंजे होते हैं जो शिकार को पकड़ते हैं वो बहुत ढीले हो जाते हैं, उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है, अच्छा शिकार नहीं कर सकते। और 40 साल की उम्र होते होते उसके जो पंख के डैने होते हैं, जिनसे पंख जुड़े हुए होते हैं, वो जिसको पांख में जो बीच में जो एक पांख का जो बीच का हिस्सा होता है ना, जो टाइट होता है, उसके दोनों तरफ पंख निकले हुए होते हैं, उनको डैने बोलते हैं। तो जो डैने होते हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि वो डैने उनके शरीर से चिपक जाते हैं और पंख पूरे नहीं फैलते, तो उनकी उड़ान बढ़ने की क्षमता भी कम हो जाती है 40 साल की उम्र में। अब उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो मर जाए क्योंकि शिकार नहीं कर सकता, ढंग से खा नहीं सकता, या फिर अपने आप को एक बहुत ही दर्दनाक समय से गुजारे और अपने आप का नवीनीकरण कर ले। तो दूसरा विकल्प चुनता है बाज। वो एक पहाड़ पे जाता है, एक चट्टान पे, वहां एक घोंसला तैयार करता है और 5 महीने तक लगातार क्या काम करता है वो? सबसे पहले चट्टान के रगड़ रगड़ के अपनी चोंच को तोड़ देता है और ये इंतजार करता है कि नई चोंच आए। जब नई चोंच आ जाती है तो वो अपने जो पंजे होते हैं उनके नाखूनों को उखाड़ उखाड़ के, बहुत दर्द होता है लेकिन उखाड़ देता है और फिर इंतजार करता है कि उसके नए पंजे आ जाए। जब नए पंजे आ जाते हैं तो फिर वो अपने पंखों को एक एक करके नोच नोच करके उखाड़ के फेंक देता है ताकि नए पंख आ सके। ये प्रक्रिया लगातार 5 महीने तक चलती है, 150 दिन तक, और बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। शिकार भी उतना नहीं मिलता, भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन वो इससे गुजारता है अपने आप ताकि आगे के 35 वर्ष है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सके। और इन 5 महीने के दौरान उसकी नई चोंच आ जाती है, नए पंख आ जाते हैं, नए पंजे हो जाते हैं और वापस वो अपना जीवन वैसा ही जीने लग जाता है जैसा पहले जीता था। आपके लिए इसका लेसन यह है कि आप भी अपने आप का रोजाना नवीनीकरण करें, रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा नया सीखें, ऐसा नया सोचें, ऐसा नया करें जो कोई नहीं करता हो। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप अपने जीवन को निश्चित तो निर्माण करने का निश्चय किया है। अपने आप का रोजाना रिनोवेशन करें, अपने आप को रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा नया पढ़ें। जैसे मैं एक सप्ताह में एक किताब पढ़ता हूँ, आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आप अभी उस लेवल पे नहीं आए कि एक किताब को एक सप्ताह में पढ़ ले। मैं एक किताब अपने आप को कमिट किया कि एक सप्ताह में एक किताब पढ़ूंगा। किताब से ज्यादा बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता इस दुनिया में। अगर आपको वास्तव में लीडर बनना है, मैं लीडर कोई राजनेता की बात नहीं करता हूँ, लीडर वो होता है जो लोगों को लीड कर सके, लोगों को दिशा दे सके, सही दिशा दे सके, वो लीडर होता है। तो आपको अगर जीवन में सफल लीडर बनना है तो एक अच्छे रीडर बन जाओ आप। लीडर्स आर ऑलवेज गुड रीडर्स। जितने भी दुनिया में बड़े और महान लोग हुए वो अच्छे रीडर हुए, अच्छा पढ़ाई करने वाले लोग हुए। भारत में एक औसत आदमी मुश्किल से एक किताब एक साल में पढ़ता है, जबकि इजराइल, हंगरी जैसे देशों में एक दिन में और एक साल में एक व्यक्ति औसत 65 किताब पढ़ता है। दुनिया का तीसरा या चौथा धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स है जो साल में 45 किताब पढ़ता है। वॉरेन बफे भी 5वें-6वें नंबर पे है धनवानों की सूची में दुनिया में, वो भी करीब 50 किताब एक साल में पढ़ता है। वो कहता है कि मैं रोजाना 8 घंटे पढ़ता हूँ, तब जाके मुझे चैन मिलता है कि आज कुछ पढ़ाई करिए। सोचो आप भी नहीं पढ़ते होंगे रोजाना 8 घंटे, नहीं पढ़ते ना? अगर नहीं पढ़ते तो आप औसत या औसत से नीचे के इंसान बन के रह जाओगे, आप अव्वल दर्जे के इंसान कभी नहीं बनोगे।
किताबों में वो ज्ञान है, आज तक मनुष्य जाति ने जितना भी ज्ञान खोजा है वो सारा किताबों में उपलब्ध है और आप वो सारा प्राप्त कर सकते हो। और ज्ञान वो शस्त्र है, शिक्षा वो शस्त्र है जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मास्त्र है, जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है इस दुनिया में। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के आधार पर खड़ा हूं। शिक्षा ही आपको आगे बढ़ा सकती है। शिक्षा से आप सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ी सेवा हो। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपसे बड़ा कोई सेवक इस दुनिया में नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, समाज, राष्ट्र और राज्य के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। तो बी ए गुड रीडर, अपने आप का नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है रोजाना। और कुछ ऐसा पढ़े जो आपको एलिवेट करे, आपको मेंटली एलिवेट करे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर से अपने आप के खुद के मित्र बन जाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो अपने आप के दुश्मन भी बन जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि व्यक्ति स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं तो आप सबसे बड़े मित्र हैं अपने आप में। आपको दुनिया में किसी मित्र को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपने दिमाग को अनियंत्रित रखते हैं, जो कि अधिकतर का होता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक रिसर्च कहती है कि व्यक्ति का, एक औसत व्यक्ति का, औसत अमेरिकन का दिमाग दिन में 47% समय में इधर उधर बिना नियंत्रण के घूमता फिरता रहता है। ये उन्होंने रिसर्च से पता लगाया। लेकिन हमारे तो ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इस चीज का पता कर लिया था कि मन जो है वो ऐसी ऐसी जगह चला जाता है। और जोसेफ मर्फी एक बहुत अच्छे राइटर है, उन्होंने किताब लिखी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। उसमें वो लिखते हैं कि व्यक्ति रोजाना 80% टाइम तो उसकी सोच जो है, उसके विचार जो नकारात्मक होते हैं, और 95% जो उसका काम है वो सबकॉन्शियस, अवचेतन मन से होता है। यानी कि उसको पता ही नहीं होता वो क्या कर रहा होता है। बेहोशी का जीवन जीते हैं हम अधिकतर। आपको होशपूर्ण जीवन जीना है। आपको जो कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस लिए यहाँ आए हो, क्या वास्तव में वही काम कर रहे हो जिसके लिए आए हो, या लास्ट में जब मरोगे तब पता लगेगा कि मैं तो ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। इसीलिए ये समय उचित समय है जब आप ये निर्धारित कर लो और देखने और सुनने समझने लग जाओ कि आप किस लिए आए हो। यहाँ पर स्कूल में किस लिए आते हो, आपको ये मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है, आपको अपने जीवन में करना क्या है। अगर आप इधर उधर घूमने फिरने वाले लोगों की तरह भी ताका-ताकी करते रहोगे तो निश्चित तौर पे तुम यहीं रह जाओगे, इटावा से बाहर नहीं जा पाओगे। और अगर आप जिस वक्त जिस काम के लिए बैठे हो या खड़े हो या काम जहां भी बैठे हो, उस काम पे अपना 100% फोकस है, कंसंट्रेशन है। जैसे कि बाज का होता है, जब भी वो जो काम करता है, शेर जब वो शिकार करता है, अपनी 100% ऊर्जा उसमें लगा देता है, 100% ध्यान उस पर लगा देता है और वो शिकार कर लेता है। शेर का शिकार करता है, देखना आप, जब शेर हाथी का शिकार करता है, हिप्पो का शिकार करता है, जिराफ का शिकार करता है, कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसको रोजाना अपना पेट भरने के लिए युद्ध करना पड़ता है, एवरीडे। सोचिए आप, ऐसे नहीं बन जाता है शेर जंगल का राजा। उसको हर दिन अपने पेट को भरने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको नहीं करनी पड़ रही, आप कीजिए। आप अपने पेरेंट्स पे निर्भर मत रहिए, अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग बनाइए। अगर आप ऐसा करोगे, आज क्या हो गया, स्टूडेंट्स कितने सुविधा क्षेत्र में आएंगे। कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट जोन एक शब्द होता है, आजकल बहुत चल रहा है। इसका मतलब होता है कि हमने अपने चारों तरफ एक सुविधा का क्षेत्र विकसित कर लिया। अगर उस सुविधा क्षेत्र में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, असहज महसूस करने लग जाते हैं। जैसे
घर में एक निश्चित वातावरण है और घर में कोई छोटी सी समस्या आ गई तो सारे घर वाले बेचैन हो जाते हैं। स्कूल में एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, अगर थोड़ा सा किसी ने इधर उधर की बात कर दी तो आप बेचैन हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। यह है सुविधा क्षेत्र में डिस्टरबेंस के कारण आप में होता है। यानी कि हर व्यक्ति ने बहुत ही सुविधा क्षेत्र विकसित कर लिए और वो जब कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, कोई विषम परिस्थिति आती है तो उस वक्त बिल्कुल घबरा जाता है। तो आपको सुविधा क्षेत्र से बाहर आकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, ये दुनिया है ना, ये सुविधा क्षेत्र को कतई लाइक नहीं करती है। यहाँ इस बाउंड्री के बाहर निकलते ही कई प्रकार के दुर्योधन और रावण और वो मिलेंगे, कंस आपको बहुत लोग मिलेंगे ऐसे जो रावण है इस जमाने के, जो कौरव है इस जमाने के, जो कंस है इस जमाने के, और वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस सुविधा क्षेत्र से आते हो, किस परिवेश से आते हो। वो जितना कुछ बुरा करने की सोच सकते हैं और करना कर सकते हैं वो करेंगे। आपको उन सब को फेस करना है, ये वास्तविकता है जिंदगी की। और वो वास्तविकता फेस करने के लिए जो स्किल है, जो कौशल विकसित करना है वो अभी से करना है। आप सोचें कि साहब अभी तो पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, अभी तो स्टूडेंट्स हैं, अभी तो क्या देखना है इन चीजों का। नहीं, इस समय पे जो आप विकसित कर लोगे वो पूरे जीवन भर काम आएगा आपका। इसलिए अपने जीवन को जैसे ईगल ट्रांसफॉर्म कर लेता है, पूरा अपने आप को रूपांतरित कर लेता है, अपने आप में इतनी क्षमता विकसित कर लो कि कैसी भी परिस्थिति आए उससे आप घबराओ नहीं और वो परिस्थिति आपको पराजित ना कर सके। यह है ईगल की 8वीं रणनीति है ईगल की। ईगल जैसा मैंने अभी बताया कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट करके अनुकूल बना लेता है। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति है, उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेता है। रतन टाटा और सचिन तेंदुलकर ने भी यही कहा है कि कोई लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों को, मैं चाहता हूं कि जब आप 35 साल के, 50 साल के, 40 साल के हो तो आप ये किसी को कहने लायक नहीं रहोगे साहब हमें किसी ने बताया नहीं पहले, नहीं तो हम भी ऐसा नहीं करते। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूं। इस भयानक दुनिया में जीने के लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा और अपने आप को ज्ञान से सुसज्जित करना पड़ेगा। ज्ञान भी वो जो रोजाना नया हो रहा है, नया आ रहा है, उससे रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पिछड़ जाओगे। आप लोग शहर के बच्चों से कम भी 20 साल पीछे हो। अगर आपको उधर शहर के बच्चों को बिठा दिया जाए, उनके माइंडसेट, आपका माइंडसेट देखा जाए, आप लोग 20 साल पीछे हो। किस दुनिया में जी रहे हो तुम? अपने आप को सुधारो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति के लिए हर व्यक्ति से टक्कर लेने की आप में हिम्मत हो। अन्यथा ईटावार बदाल रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर मारते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं वास्तविकताओं से रूबरू करा रहा हूं आपको। मैंने देखी है परिस्थितियां, मैंने वो सब कुछ देखा है, आप वाला जीवन भी देखा है, जिया है। मेरे अब वर्तमान जीवन भी जी रहा हूँ, आगे वाला भी जब तक ईश्वर देगा शरीर तब तक जिएंगे। लेकिन मैंने जो अनुभव किया उसके आधार पर कह रहा हूँ कि जो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इस पे जो कुछ देखते हो आप, दुनिया वैसी नहीं है। उसमें दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। आपको उस आभासी दुनिया से बाहर निकल करके अपने जीवन का निर्माण स्वयं करना है, ये बहुत जरूरी है। और नौवां आखिरी प्रिंसिपल जो ईगल का है, 9वीं रणनीति, वो ये है कि ईगल बहुत साहसी होता है, करेजियस होता है। तभी तो इतने बड़े तूफान और बहुत बड़े आंधी तूफान बरसात से टक्कर ले लेता है। बाकी पक्षी तो छुप जाते हैं इधर उधर। आपने देखा है कि कभी और कोई पक्षी कहीं आसमान में उड़ रहा होता है जब बहुत बड़ा तूफान आता है? सिवाय ईगल के कोई नहीं मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ईगल ही देखेंगे। साहसी बनना बहुत जरूरी है। अगर आप में साहस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको साहसी बनना है, करेजियस बनना है, ब्रेव बनना है कि नहीं ये मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ। असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी किया जा सकता है।
जितने भी सफल लोग हुए हैं आज तक के, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, सब एक ही बात कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है अगर आप ठान लो, अगर आप विश्वास कर लो तो सब कुछ संभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है यो यच्छत्र स एव स, जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा आप बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। इसके ऊपर हजारों किताबें लिखी हुई हैं इस चीज के ऊपर कि जैसा आप विचार करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विश्वास करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। एक बहुत सुंदर किताब है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने लिखी है। इसमें वो यही पूरी किताब में यही समझाते हैं कि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा विश्वास कर लेता है। अगर आप सोच लेते हो कि साहब मैं तो पढ़ाई कभी ढंग से कर ही नहीं सकता, मैं तो कभी क्लास में फर्स्ट आ ही नहीं सकता, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें क्लास में अव्वल नहीं ला सकता। और अगर आप ये ठान लोगे नहीं साहब मैं तो इस बार फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, टॉप करूंगा ही करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फर्स्ट आने से रोक नहीं सकती। ये दोनों बातें सत्य हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुए हैं फोर्ड, जिनकी अब भी फोर्ड कंपनी चलती है, ऑटोमोबाइल कंपनी है। उनका ये कहना था इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू डोंट यू आर राइट। यानी आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप सही हो, आप कर सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो भी आप सही हो, नहीं कर सकते। यानी कि दोनों चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या विश्वास करते हो, किस चीज पे आप जोर देते हो, वो आपको सफल बनाता है और असफल बनाता है। नो पेन नो गेन। अगर आप परेशानी नहीं उठा सकते तो आप सफल भी नहीं हो सकते, आपको कुछ नहीं मिल सकता। ये एक बहुत बड़ी मैक्सिम है अंग्रेजों की, नो पेन नो गेन। अगर कोई पीड़ा नहीं तो कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। कष्ट उठाओ, सफल हो जाओ, पढ़ो, टॉप कर जाओ, शिक्षा अर्जित करो और जीवन में वो प्राप्त कर लो जो तुम प्राप्त करने के लिए इस धरती पे आए हो, जिसके लिए भगवान ने आपको भेजा है। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना है।